चीनी इतनी सारी थी, कहाँ चली गई? 45 से 50% चीनी जो प्रोड्यूस होती है वो सियासतदानों से रिलेटेड घराने समझाने। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इतनी कहानी, इतनी बकवास, इतनी बातें हो क्यों रही हैं? तो ये हुकूमत इस मुनाफाखोरी को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? आपकी रिक्वेस्ट को, आपकी ख्वाहिश को मना भी ना कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं मना कर दूंगा तो आप मेरे भेद लीक करना शुरू कर देंगे। कौन ऐसे हैं जो कि इस्तेहसाल कर रहे हैं? सबसे बड़ा इस्तेहसाल हुकूमत कर रही है, वो तमाम जगह जायज़ नाजायज़ हर किस्म के फ़ायदे उठा रहे हैं। कभी भी चीनी डायरेक्ट मिल से फैक्ट्री को नहीं बिकती, बीच में एक मिडिल मैन को बिकती है। असल में मिडिल मैन वो मेरा आदमी है, या मेरा ही कोई दूसरी कंपनी है, या मेरा ही दूसरा एक अकाउंट है। आज की तारीख में ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस वक्त इंपोर्ट अलाउ कर दें, क्योंकि अगर हम इस वक्त चीनी की इंपोर्ट अलाउ करेंगे तो हम मिल्स के हाथों में खेल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि चीनी की कीमत बढ़ने दे और उस पॉइंट पे पहुँच जाए जिस पॉइंट पे फिर ये चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम हो। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त चीनी की शदीद किल्लत जारी है। कुछ शहरों में चीनी बिल्कुल नायाब है तो कुछ शहरों में मनमानी कीमत पर 200 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लेकिन हैरानगी की बात यह है, अहम बात यह है कि इस साल हरगिज़ क्राइसिस इस वजह से नहीं है कि मुल्क में चीनी का स्टॉक नहीं था, बल्कि इसका उल्टा था। मुल्क में इतनी चीनी मौजूद थी कि हमें ये जाहिर करना पड़ा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चीनी मौजूद है, हमारी ज़रूरियात तो आराम से पूरी हो जाएंगी, खुदा के वास्ते इसको एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन जब हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, एक्सपोर्ट की, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, चीनी तो कम है, हमें अब दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ेगी और उस वजह से क्राइसिस शुरू हो गया। ये मामला क्या है, किसने मशवरा दिया, किसने इजाज़त दी और अब आगे इसका मुस्तकबिल क्या होगा, यही सब समझने के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट और रिसर्चर जनाब आदिल मंसूर साहब। जनाब अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर वेलकम। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये हुआ क्या है, हमारे पास चीनी इतनी सारी थी, कहाँ चली गई? पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा थी। कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। गन्ना जो होता है, जैसे चीनी बनती है पाकिस्तान में प्रीडोमिनेंटली, वो बाकी क्रॉप्स की तरह या बाकी चीज़ों की तरह एक बार नहीं लगाया जाता। कि किसान गंदम के केस में, चावल के केस में, मकई के केस में, कपास के केस में, जो बड़ी बड़ी क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की, दाना डालता है, ज़मीन तैयार करता है, पेस्टिसाइड लगाता है, फर्टिलाइज़र लगाता है, पानी लगाता है, 6 महीने 8 महीने में, 4 महीने में वो क्रॉप तैयार हो जाती है, वो कटाई करता है, कोई नई फसल लगा देता है उसकी जगह, कोई नई क्रॉप लगा देता है। गन्ना घास की तरह है। बायोलॉजिकली, बॉटनी में गन्ने की डेफिनेशन ये घास की है। यानी कि गन्ना जब एक बार लगाया जाता है तो सीड एक बार लगता है, उसकी फसल फिर एक बार कटाई होती है, दूसरी बार कटाई होती है, तीसरी बार कटाई होती है। कम से कम 3 से 4 बार कटाई की जा सकती है। तो ये फसलों में बाकी फसलों से कम करीब है और दरख्तों के करीब ज़्यादा है, पौधों की तरह है। एक बार जब वो गन्ना पक जाता है तो अगर किसान को फ़ायदा हुआ होगा उस सीज़न में, तो मुमकिन है अगले सीज़न में वो गन्ने की काश्त थोड़ी ज़मीन और बढ़ा दे। अगर उसके पास 5 ज़मीन के टुकड़े थे, 5 एकड़ थे, उसने पहले साल में 3 एकड़ लगाए थे, अगले साल में 2 एकड़ शायद और लगा दे। इस तरह साइकिल चलता जाता है। बाय द थर्ड ईयर उस गन्ने जो दूसरे साल में, तीसरे सीज़न में उसको दोबारा सीड बीज की बोई नहीं करनी पड़ती, ज़मीन तैयार नहीं करनी पड़ती, सिर्फ कटाई करनी होती है, पानी लगाना होता है, खाद लगानी होती है। तो दूसरे तीसरे साल के बाद जाके उस गन्ने की जो, समझ लें आपके चीनी की जो उसकी क्वालिटी होती है या उसका सक्रोज कंटेंट जो कहलाता है मुश्किल ज़बान में, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो बाय थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वो रोटेट करता है। अच्छा, कहता है मैं अपनी ज़मीन पे कुछ और लगाऊंगा ताकि ज़मीन को थोड़ा आराम भी दूँ। तो इस साइकिल की वजह से हुआ ये। कहानी को वापस लेके जाता हूँ उस तरफ कि जब पहले साल में, यानी कि 2023 का जो साल था, या सॉरी 22 का जो साल था, 22-23 में हमारे पास 7 से 8 मिलियन टन चीनी हुई, क्योंकि वो पहला साल था। फिर उसके बाद 15% गिरी या 1% गिरी। फिर उसके बाद अगली साल मज़ीद चीनी गिरी। तो 3 सालों में किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो असल में बजाय कि वो रकबा बढ़ाते, वो रकबा कम करते चले गए। लेकिन ये उस रटून का तीसरा साइकिल था। तो 8 मिलियन मेट्रिक टन, 7 मिलियन मेट्रिक टन, इस साल हमने मुश्किल से 6 मिलियन मेट्रिक टन चीनी की है। लेकिन ये तीसरा साल था और इन पिछले बाकी 3 सालों में चीनी की एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। इस दौरान एक और चीज़ हो रही थी, पाकिस्तान में शदीद महंगाई थी।
एक तरफ चीनी की एक्सपोर्ट भी बंद थी, चीनी की इंपोर्ट भी बंद थी, और पाकिस्तान चीनी 8 मिलियन 7 मिलियन बना रहा था, और वो चीनी बाज़ार में बहुत नहीं बिक रही थी क्योंकि पाकिस्तान में शदीद महंगाई का बहरान था, कंजम्पशन डिमांड सब गिरी हुई थी। जब कंजम्पशन डिमांड की बात करते हैं, ये नहीं कि आप और मैंने शायद घरों में चीनी उतनी खा रहे हो इतने पहले खाते हो, लेकिन ये रूह अफ़ज़ा है, ये फैक्ट्रीज में चीज़ें बनती हैं, बिस्किट, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, बोतलें, पेप्सी, बेवरेजेस, सोडा, जूसेस, इन सब की प्रोडक्शन भी थोड़ी स्लो हुई हुई थी, इन सब की डिमांड भी थोड़ी स्लो हुई हुई थी। इस महंगाई के बहरान की वजह से चीनी की डिमांड स्लो हुई हुई थी, तो साल ब साल चीनी का एक कैरी ओवर स्टॉक पाकिस्तान में जमा होता जा रहा था। पैदावार कम हो रही थी, प्रोडक्शन कम हो रही थी। इस साल प्रोडक्शन असल में कम हुई है, लेकिन पिछले सालों के जो कैरी ओवर स्टॉक थे, जो पुराने स्टॉक थे जो कि नहीं बिक रहे थे मार्केट में, वो मौजूद, कंपाउंडिंग हो रही थी, वो बचे हुए थे। सही। और क्योंकि चौथी चीज़ और बुरी हो रही थी एक और, वाकई में ये बात दुरुस्त है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट या मार्कअप रेट जो है वो बहुत बड़ा हुआ था, तो मिल्स जो हैं ये इन्वेंट्री या ये स्टॉक अपनी फैक्ट्रियों में या अपने गोदामों में रख के बैठे हुए थे और उन पे बेच पा नहीं रहे थे, और कर्जे पे सूद महंगा सूद दिए जा रहे थे। तो इस यानी कि पिछले साल में, यानी कि 2024-2025 में मिल्स गई हुकूमत के पास, उन्होंने कहा अब देखें महंगाई कम हो रही है, अब हालात थोड़े मुनासिबत की तरफ जा रहे हैं, डॉलर की कीमत भी थोड़ी रुक गई है, क्या ही अच्छा हो कि आप, हमारे पास ये बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जमा हैं और ये हम स्टॉक्स नहीं बेच पा रहे हैं, पाकिस्तान में डिमांड रिवाइवल नहीं हो रहा, तो बड़े मसाइल हैं, आप ये एडिशनल स्टॉक्स हमको बाहर एक्सपोर्ट करने दें। अगर आप हमें एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे तो जो आने वाला सीज़न होगा उसमें हम नई चीनी बना नहीं पाएंगे। नई चीनी, कोई भी फैक्ट्री मालिक आपको ऐसे बोले मैं अगले साल अपनी फैक्ट्री नहीं चला पाऊँगा, बहुत बड़ा मसला नहीं है, नहीं चलाए, बंद कर दे। टेक्सटाइल में भी पिछले साल ये हुआ है कि धागा बनाने वाली फैक्ट्री ने कहा कि बाहर से धागा बहुत सस्ता आ रहा है, यहाँ बिजली का दाम, बिजली के नर्ख बहुत ज़्यादा हैं, गैस के नर्ख बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड है नहीं, हम फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं। क्या हम उन्हें कुछ कहते हैं? नहीं। मसला सिर्फ और सिर्फ चीनी के केस में होता है, क्योंकि अगर मिल ये कह दे कि मैं चीनी नहीं बनाऊँगी या बनाऊँगा, तो किसान की खड़ी फसल वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। अब एक और बात याद करें, मैंने आपसे पहले कहा था कि चीनी की जो गन्ने की जो फसल होती है उसका वज़न 10 गुना ज़्यादा होता है बाकी फसलों के। अगर मिल ये कह दे कि मैं गन्ना नहीं क्रश करूँगी या मैं चीनी नहीं बनाऊँगी, इसका एक नतीजा होता है। अगर मिल ये कह दे मैं आटा नहीं बनाऊँगी या कपास, या मैं धागा नहीं बनाऊँगी, आप कपास एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिल ये कह दे कि मैं चावल को प्रोसेस नहीं करूँगी, आप धान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप करीब के ममालिक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गन्ने का वज़न इतना ज़्यादा होता है कि उसको आप उसकी डिस्ट्रिक्ट से या उसकी तहसील से बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वज़न 10 गुना ज़्यादा है। तो अगर गन्ना लग गया तो वहीं वो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में तो क्रश हो गया तो हो गया, वरना वो बेकार है। एक और चीज़ भी है, क्योंकि गन्ने में चीनी भी होता है और पानी भी होता है, तो जैसे ही इसकी कटाई होती है, जैसे ये पक जाता है, तो ये फल की तरह होता है। फल एक बार पक जाए तो क्या होता है? सड़ना शुरू हो जाता है। कट जाए तो और क्या होता है? और जल्दी सड़ना शुरू हो जाता है। लगा हुआ फल अगर कट जाए, अगर सड़ना शुरू हो जाए कोई बात नहीं, एक बार कटने के बाद, उतरने के बाद सड़ना शुरू हो, फिर तो मसला है। ऐसा ही है, गंदम एक बार कटाई हो गई, सड़ती नहीं है, साल, 2 साल, 3 साल तक भी रख सकते हैं। चावल को तो बल्कि साल 2 साल रखा जाता है, ताकि वो जितना ओल्ड होगा, जितना एजिंग उसकी होगी, उतना खुशबूदार चावल होगा। किसान एक बार गन्ना काट ले, वो गन्ना एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, वो गन्ना सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हुकूमत मजबूर हो जाती है इनके हाथों, चाहे ये सियासी हो या ना हो, चाहे इनकी ताकत हो या ना हो, चाहे हुकूमत के अंदर हो या हुकूमत के बाहर हो, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो या जरदारी की हुकूमत हो या फ़ौज की हुकूमत हो, वो सब मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमने गन्ना फ़ौरन क्रश ना करवाया या ये मिल्स वाकई बंद रह गई, तो फिर किसान सड़कों पे होंगे और बहुत तकलीफ पहुंचेगी। अच्छा, जिस वक्त इन्होंने कहा कि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्स मौजूद है, हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, वरना अभी आपने बताया कि हम अगले साल लगा नहीं पाएंगे, ये आपने बताया अगले सीज़न में क्रश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या वाकई इतनी रिसोर्स मौजूद थी कि वो हमारी ज़रूरियात से वो काफ़ी ज़्यादा थी और वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो सकती थी, या फिर सिर्फ इस वजह से कि वो जो एक होता है ना कि ब्लैक मेलिंग वाला एलिमेंट भी होता है, उस वजह से उन्होंने ये कहा?
व्हाट वाज द रियलिटी, रिसोर्सेज कितनी थी? देखो, दो बातें हैं। अगर पिछले 2 साल 3 साल में सिर्फ 5 मिलियन टन चीनी इस्तेमाल हो रही थी, 7 मिलियन टन बन रही थी, 5 मिलियन टन भी नहीं बिक रही थी, मिसाल के तौर पर, तो उस नंबर नहीं है, तो क्या किसी को भी वही आई थी 2024 में कि 2025 में अचानक से डिमांड उठ जाएगी? सोचो इसके बारे में, ये ज़रूरी तो नहीं है। क्या ये ज़रूरी है कि उनको पहले से मालूम हो कि जो गन्ना कटेगा उससे ज़्यादा मिकदार की चीनी बनेगी, अच्छी चीनी बनेगी, या शायद उसका सक्रोज कंटेंट जो कहलाता है वो कम हो और अच्छी चीनी ना बने? उनको तो सिर्फ पिछले साल, समझिए आप, जून में, 2024 जून में या 2024 की अप्रैल मई में शायद, उनको तो सिर्फ ये मालूम था कि हम पिछले 2 साल से एक्सेस चीनी कैरी कर रहे हैं, कम बना ज़्यादा रहे हैं, बिक कम रही है, और हमारा सूद का जो रेट है वो 20-22% पे है, और हम इसके और जो हम बेच नहीं पा रहे उसको हम फाइनेंस कर रहे हैं बैंक के पैसों से, और उसके ऊपर 20-22% का सूद दे रहे हैं। तो उसका क्या ये कहना भेजा होगा कि अगर आइंदा सीज़न आया तो मेरे पास तो सकत नहीं है कि मैं किसान से नया माल ख़रीदूँ, नया माल बनाऊँ और उसको फिर बेचता रहूँ? और देखिए, सिर्फ ये बात नहीं होती कि वो चीनी बना नहीं पाएगा, अगर उसके पास एक्सेस चीनी बनती जाएगी और जमा होती जाएगी, यानी कि डिमांड जो होगी वो सप्लाई से नीचे होगी, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर मेरे दोस्त ये होगा कि प्राइस जो है वो गिरती चली जाएगी मार्केट में। अगर 140 की थी 120 पे आ जाती, 120 प्राइस के बाद 100 पे आ जाती, तो कहीं पे तो वो पॉइंट है ना जिस पे ये उसके बारे में नहीं है कि मैं ये कारोबार करूं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर वो 100 रुपये, अगर वो चीनी 140 की थी और अब मार्केट में 120 की पे गिर रही है, पे बिक रही है, क्योंकि उसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उसने पीछे किसान का भी इस्तेहसाल करना है, उसने पीछे किसान को भी कम पैसे देगा। वो बोलेगा भाई तुम्हारा गन्ना जो है उससे जो चीनी बन रही है वो मार्केट में 150 की नहीं बिक रही, तो मैं तुमको अब इसके 150 नहीं दे सकता, मैं अब तुम्हें पैसे जो दूंगा, पेमेंट जो करूंगा, वो 150 के हिसाब से नहीं 125 के हिसाब से करूंगा। तो इन तमाम बातों को दिमाग में रखते हुए हुकूमत फैसला करती है। उसने सही किया था फैसला, आपके सही किया था, बिल्कुल सही किया था। अच्छा, तो उसके बाद फिर व्हाट वेंट रॉन्ग, उसके बाद क्या हुआ फिर ये जो मामला ख़राब होने लगे? उसने फैसला दुरुस्त किया था लेकिन आधा किया था। ये जो हम बात पहले भी कर रहे थे, इस कमोडिटी में या इस चीनी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसके लिए हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बैठते हैं, बात करते हैं, वो फैसला करते हैं? क्या धागे के ऊपर इस तरीके से बात होती है? क्या स्टील के ऊपर ऐसे बात होती है? क्या इवन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या दवाइयों के ऊपर इस तरीके से बात होती है? क्या वो हमारा इतना टाइम लेते हैं, हार्ट की कोई दवाई हो या शुगर की कोई दवाई हो, उस पर भी इतना टाइम नहीं लगता डिस्कशन पे। एजुकेशन पे हमारे हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में, ईसीसी में, कैबिनेट में इतनी बात नहीं होती, या मीडिया में इतनी बात नहीं होती जितनी बात चीनी पर होती है। तो कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम वो ये है कि आपने सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देनी होती, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की इजाज़त देनी होती। अब ज़रा इसको एक लम्हे के लिए सोचिए, वो उस वक्त एक्सपोर्ट करने के लिए शुगर मिल्स कोई भी वादे वईद लाड़े लप्पे करा दें हुकूमत को और उसको इग्नोर कर दें आप, वो कहें कीमत नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। एक कमोडिटी है जिसकी सप्लाई फाइनाइट है, यानी कि जितनी मुल्क में बनती है बस उतनी है, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते, राइट? और पहले वो 7 थी, फिर हमने 7 में से 2 बेच दिए, बाहर एक्सपोर्ट कर दिए, 5 रह गई, तो इसकी कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? एक चीज़ की सप्लाई 7 से 5 हो गई क्योंकि आपने 2 बाहर भेज दिए। ये बिजली तो नहीं है ना कि आप और पैदा कर देंगे, जितना गन्ना है उतनी चीनी बन सकती है। गन्ना फर्ज करें 7 का है, तो आपने 7 यूनिट बना लिए, 7 में से 2 यूनिट आपने बाहर एक्सपोर्ट कर दिए। किसी भी चीज़ की सप्लाई आपने कम कर दी और उसकी सप्लाई कहीं और से नहीं आ सकती, फॉरेन से नया गन्ना नहीं आ सकता, और आपने इंपोर्ट पे कदगन लगाई हुई है, तो क्या होगा? कीमत नेचुरली बढ़ेगी। वो झूठ शायद बोलते हैं या शायद नहीं बोलते, लेकिन वो आधा सच ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है मिल्स की उस मोमेंट में कि एक्सपोर्ट अलाउ हो, तो वो उनको जो वादा करने को मिलता है वो वादा कर देते हैं। क्या वो झूठे हैं इस मामले में? शायद, मुझे नहीं पता, मैं उन मीटिंग्स में नहीं होता, लेकिन कीमत बढ़नी लाजमी होती है। अब कीमत कितनी बढ़ जाती है वो एक मसला है पाकिस्तान में, उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, लेकिन इस तमाम मसले का हल ये है
कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इतनी कहानी, इतनी बकवास, इतनी बातें हो क्यों रही हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनके पास इतने काम करने को हैं, पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं, वो चीनी के ऊपर इतनी बात क्यों कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कह देते कि बाकी तमाम चीज़ों की तरह, मोबाइल फ़ोन की तरह, कंप्यूटर की तरह, लैपटॉप की तरह, इंपोर्ट भी ओपन है, एक्सपोर्ट भी ओपन है। अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दोगे तो यहाँ जो बैठा जोड़िया बाज़ार में, जूना बाज़ार में, लाहौर की अकबरी मार्केट में जो ट्रेडर बैठा है, वो देखेगा कीमत बढ़ रही है, वो फ़ौरन से इंपोर्ट कर लेगा, कीमत बराबर आ जाएगी। तो सर इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ? शुगर मिल्स। कैसे? देखो, वो हर स्टेज पे पैसा बनाते हैं। देखो, काम अव्वल नंबर 1, वो काम पैसा बनाने के लिए कर रहा है, सही, ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक। लेकिन वो मासूम नहीं है। वो मासूम इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपसे, मुझसे, हुकूमत से भी बेहतर जानते हैं कि ये साइकिल हर दूसरे तीसरे साल होता है। ये कहानी यूं ही शुरू होती है। पहले चीनी ज़्यादा हो जाती है, पहले किसान एक साल में मुनाफा करता है तो अगले साल ज़्यादा गन्ना लगा देता है, जब ज़्यादा गन्ना लग जाता है तो अगले सालों में चीनी ज़्यादा बन जाती है। जब चीनी ज़्यादा बन जाती है तो वो मिल्स के पास जमा होनी शुरू हो जाती है। वो इतनी चीनी नहीं बेच पाते तो वो हुकूमत के पास जाते हैं, वो सबमिशंस करते हैं कि आप एक्सपोर्ट अलाउ करें। हुकूमत टाइम लेती है, फिर इवेंचुअली 6 महीने 8 महीने में कीमत मॉनिटर करती रहती है। अभी आपको मालूम है, ये जब पहली रिक्वेस्ट ले गए थे एक्सपोर्ट की, वो 2022-23 का फ्लड था। उस वक्त ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमत थी $850 पर टन। आज कीमत है तकरीबन $450 पर टन। इन्होंने एक्सपोर्ट की है $550 पर टन के करीब। इसका मतलब ये है कि ये 3 साल से चिल्ला रहे थे कि एक्सपोर्ट अलाउ कर दो। उस वक्त चूँकि महंगाई का तूफ़ान बरपा था पाकिस्तान में, तो हुकूमत को फ़ैसला करते 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 तकरीबन 1.5 साल लग गया। 1.5 साल बाद जब एक्सपोर्ट फाइनली अलाउ की, एक तो स्टॉक्स जमा होते चले गए मिल्स के पास, इंटरेस्ट रेट कहाँ पहुँच गया, और चौथा, ग्लोबल मार्केट में जिस कीमत पे वो बेच पाए वो 850 से 550 पे आ गई। हम इससे और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते थे और भी ज़र मुबादला कमा सकते थे। हमारी पॉलिसी मेकिंग टूटी हुई है। आपने असल में सवाल हम सब ने ये सोचना है कि पॉलिसी मेकिंग का गोल क्या है। पॉलिसी मेकिंग का गोल सिर्फ यही है कि चीनी सस्ती हो, तो ये बेवकूफ़ी है। नंबर 1 ये, चीनी कोई बहुत हेल्दी चीज़ तो नहीं है, चीनी के बहुत फ़वाइद तो नहीं है। चीनी को सस्ती रख के, ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चीनी को आपने बहुत सस्ता रखा तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो गरीब हैं, जिनको गोश्त खाने को मैसर नहीं है, महंगी सब्ज़ी खाने को मैसर नहीं है, वो मजबूर हैं, वो अब चीनी से अपनी एनर्जी पूरी करते होंगे। मैंने भी देखा है कारपेंटर, मजदूर, पेंटर जो हैं, दिन में खाना नहीं खाते, स्टिंग की बोतल पी लेते हैं 100 रुपये की। बिल्कुल है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? क्या अच्छी चीज़ है? क्या ऐसा होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि चीनी की कीमत बढ़ने दे, उस रफ्तार से बढ़ने दे जिस रफ्तार से बढ़ रही है, और उस रफ्तार पे और उस पॉइंट पे पहुँच जाए जिस पॉइंट पे फिर ये चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम हो, ताकि अगर ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जब कीमत बहुत बढ़ जाएगी तो इनकी फिर डिमांड, इनकी फिर सेल भी गिर जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये कीमत 300 पे पहुँच जाए तब भी ये इतना ही चीनी बेचते रहेंगे। इसमें एक और बात भी है, हुकूमत ये बिल्कुल नहीं सोचती कि चीनी सिर्फ गन्ने से नहीं बन सकती। चीनी शकरकंद से बन सकती है, जिसे आप कहते हैं चुकंदर की एक रिलेटेड सब्ज़ी होती है, शुगर बीट कहलाती है, उससे बनती है, बन सकती है, इंडिया में बनती है, पूरी दुनिया में बनती है, पाकिस्तान में भी केपी में बनती है छोटे पैमाने पे। चीनी मकई से भी बन सकती है, चीनी इनफैक्ट चावल से भी बन सकती है। चीनी नहीं बनती, वो चीनी का सिरप होता है या उसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, गन्ने से बनने वाली चीनी जो है, जिसकी शुगर मिल्स लगी हुई हैं पाकिस्तान में, उनका इस मुल्क में कोई कंपटीशन नहीं है। ना शुगर का कोई लोकल सब्स्टिट्यूट है, ना बाहर से इंपोर्ट आती है। अगर पॉलिसी मेकर का ऑब्जेक्टिव, जो कि मेरे ख्याल में दुरुस्त ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो ये है कि चीनी की कीमत कंट्रोल में आए, मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन अगर उनका पॉलिसी मेकर का ऑब्जेक्टिव यही है कि चीनी की कीमत कंट्रोल में आए, तो उसका तरीका 2 हैं। एक, या तो आप ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिस्टम को, ये जो कोटा का सिस्टम है ना, ये जो परमिशन का सिस्टम है, ये जो लाइसेंस राज है, इसको आप बंद करें, आप कंप्लीटली से फ्री कर दें, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आपने बाकी चीज़ों को फ्री किया हुआ है।
अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रेगुलर ड्यूटी लगानी है वो लगाएं, जैसे आप लगाते हैं बाकी चीज़ों में। लेकिन इजाज़त का जो ये सिस्टम है कि 3 महीने बाद इजाज़त मिलेगी, समरी जाएगी, पहले प्रोविंस से जाएगी, प्रोविंस से शुगर एडवाइजरी बोर्ड में जाएगी, शुगर एडवाइजरी बोर्ड से ईसीसी में जाएगी, ईसीसी से कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट में फिर वज़ीर-ए-आज़म सोचेंगे इसके बारे में, वापस समरी को फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को भेज देंगे, फिर कॉमर्स के पास जाएगी, यूँ घूमती रहेगी। इस चक्कर में मार्केट के हालात बदल जाते हैं 3 महीने में। अभी आज ये जुलाई जून में लेके बैठे हैं ये मुद्दा इम्पोर्ट का, ये उसके ऊपर यूं ही सोचते रहेंगे, देखेंगे टीसीपी के पास बैंक की लाइंस कब हैं, कब अप्लाई करनी चाहिए, कब टेंडर हुआ, टेंडर में अच्छी कीमत मिली, इसमें आ जाएगा अक्टूबर नवंबर में ही कटाई का सीज़न शुरू हो जाता है। तब चीनी बनने वाली होगी लोकल मार्केट में, किसान का पैसे कमाने का सीज़न होगा, तब फाइनली नवंबर में जाके कश्ती लग रही होगी और उस पर कीमत टूट जाएगी। तो इस सिस्टम को, इस मार्केट को बाकी तमाम मार्केट्स की तरह हुकूमत के शिकंजे में से निकालें, ये नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव ये है कि फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ख़त्म कर दिया। उसके बाद दूसरा काम ये किया कि चीनी की कीमत इतनी बढ़ने दें कि जो इसके सब्सटीट्यूट्स हैं, मसलन के मकई, मसलन के चावल से बनने वाली चीनी, मसलन से बीट रूट से, शुगर बीट से, चुकंदर के फैमिली से बनने वाली चीनी, वो अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाए इन्वेस्टर के लिए। वो देखे कि हाँ यार ये चीज़ महंगी है, 250-300 रुपए की है, मैं इसकी अगर लगाता हूँ फैक्ट्री मकई से बनने वाली चीनी की, या चावल से बनने वाली चीनी की, या बीट रूट से या शुगर बीट से बनने वाली चीनी की, तो इस मार्केट में मुनाफा है। शायद मैं शुगर बीट की चीनी जो है वो 200 में बेच सकता हूँ। देखिए चीनी तो चीनी है, वही वाइट रिफाइंड क्रिस्टलाइज चीनी है, वो किसी भी चीज़ की बनी हो, कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? हुकूमत ये बोलेगी ना कि भाई ये गरीब आवाम है, हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, पब्लिक प्रेशर। मेरे दोस्त, आटे का की कीमत पिछले 2022-23 में डबल हो गई थी, 75 से 150 पे चली गई थी। हुकूमत को उस वक्त होश नहीं आई, उस वक्त तकलीफ नहीं हुई। तो ये चीनी एक घर में मेरे ख्याल से, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, महीने का 15 से 20 किलो आटा एक फ़ी घराना इस्तेमाल होता है। या तो आटा इस्तेमाल होगा या उसकी इक्विवेलेंट नान चपाती आएगी फ़ी घराना, क्योंकि पाकिस्तान में एवरेज घराने की जो तादाद है वो 6 से 7 या कहीं कहीं 5 से 6 अफराद की है। तो 5 से 6 अफराद या तो महीने में कम से कम 15 से 20 किलो आटा कंज्यूम कर लेते हैं घर पे, या उसके इक्विवेलेंट रोटी ख़रीद लेते हैं। आप अगर 25 रुपए की रोटी लगा रहे हैं या 20 रुपए की रोटी लगा रहे हैं, आप हिसाब लगा लीजिए दिन की 2 रोटी 3 रोटी के साथ तो पैसे कितने बनते हैं। अगर रोटी की कीमत 5 रुपए से बढ़ जाए वो बड़ा नुकसान है, या चीनी की कीमत 25 रुपए से बढ़ जाए वो बड़ा नुकसान है, जबकि वो चीनी कितनी ही इस्तेमाल होनी है फ़ी घर, 5 किलो 7 किलो। दूसरा एक और ही पर्सपेक्टिव है। एक और पर्सपेक्टिव ये है, चीनी की मेरे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन शुगर मिलिंग इंडस्ट्री ये कहती है कि अगर हम 5 मिलियन चीनी बनाते हैं, 5 मिलियन मेट्रिक टन बनाते हैं, इसमें से 4 मिलियन मेट्रिक टन चली जाती है इंडस्ट्री को, और सिर्फ 1 मिलियन मेट्रिक टन बाज़ार में आती है जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्री में आ जाती है जूसेस, मिठाई, कन्फेक्शनरी, बेकरी। अगर उनको चीनी महंगी पड़ रही है थोड़ी बहुत, अव्वल तो चीनी उनका रॉ मटेरियल तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि बेकरी सिर्फ चीनी इस्तेमाल करती हो। तो अगर उनके लिए चीनी की कीमत थोड़ी बढ़ जाए और उनका मुनाफा थोड़ा कम हो जाए, तो इससे आपको मुझे तकलीफ होनी चाहिए? नहीं। इससे क्या हुकूमत को तकलीफ होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं। तो चीनी हमारे कंज्यूमर के लिए, यानी कि सिटीज़न के लिए, आम आदमी के लिए एक छोटा मसला है। चीनी बड़ा मसला है इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल प्रोड्यूसर्स के लिए, मिठाई बनाने वालों के लिए और किसानों के लिए, क्योंकि उनकी ये फसल है, उनका ये कारोबार है। अच्छा, प्रैक्टिकली हमारे हुकूमत का और तर्ज़ हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आपको ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है कि इस तरह के सख्त फैसले हुकूमत कर सके? क्योंकि हमें तो सेंटीमेंट्स और बयानियाँ, ये तमाम तर चीज़ें, हमें पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग करनी होती है बेसिकली। हमें क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मुझे बताएं कि कौन है जिसको तकलीफ होगी शुगर इंपोर्ट होने से, सिवाय शुगर मिल्स के? नहीं तो बेसिक वो कह सकते हैं ना कि भाई आज 140 से 190 या 195 अगर कहीं कीमतें हुई हैं तो चीखें हो रही हैं, हर टीवी शो पे दूसरा शो इसी के ऊपर हो रहा है, तो वो बोलेंगे ये देखो। हर फैसले करने का वक्त होता है। एक्सपोर्ट करने का वक्त था 2023-24, इन्होंने फैसला किया जून 24 में, साल 1.5 साल निकाल दिया, कीमत नीचे आ गई, फ़ायदा कम हुआ, मुल्क को फ़ायदा कम हुआ क्योंकि कीमत नीचे गिर गई। एक्सपोर्ट तो हो गई, कीमत नीचे गिर गई।
इंपोर्ट करने का वक्त था वही जिस वक्त कीमतें ऊंचे थीं। यहाँ चीनी सस्ती थी, 150, 120, 125 रुपए की भी थी। साल सवा साल पहले चीनी की कीमत शायद 125 रुपए किलो थी मार्केट में। उस वक्त आप सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त दे देते, आपको इंपोर्ट आती नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ सस्ती है, कौन करेगा इंपोर्ट। लेकिन होता है कि जैसे ही एक्सपोर्ट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती, वैसे ही ट्रेडर जो है या जो कमोडिटी मार्केट के जो प्लेयर्स होते हैं, जो इन चीज़ों पे निगाह रखते हैं, जो बाकी चीज़ें ही मंगवाते हैं, जो दालें मंगवाते हैं, चना मंगवाते हैं, 10,000 चीज़ें मंगवाते हैं, वो चीनी की कीमत में भी उतार चढ़ाव भाव को देखते और वो चीनी मंगवा लेते और मार्केट में प्राइस स्टेबलाइज हो जाती। ये वक्त नहीं है चीनी इंपोर्ट के अलाउ करने का। मैं इस वक्त आज की तारीख में ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस वक्त इंपोर्ट अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर हम इस वक्त चीनी की इंपोर्ट अलाउ करेंगे तो हम मिल्स के हाथों में खेल रहे हैं। क्योंकि ये वो वक्त है आने वाले 2 महीने 3 महीने जिसमें किसान ने पैसे बनाने। आप कह रहे हैं अभी चाहे 190 200 बिकने आज दें। 200 क्या, आज 250 भी हो, मैं कहता हूँ तुम और मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि आज किसान का नुकसान हो, क्योंकि वो नुकसान उठा रहा है इस फसल से नहीं, पिछली 2-2.5 फसलों से, गंदम में, चावल में, मकई में, वो बेचारा मार पे मार खा रहा है। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि किसान दोबारा मार खाए। और इस अगर हम इंपोर्ट करें तो अल्टीमेट फ़ायदा किसका होगा? मिल्स का। वो देखो, क्योंकि वो इस कारोबार में है तो वो इस कारोबार को समझते हैं, उनको पता है किस वक्त इंपोर्ट की बात करनी है। आपको क्या पता, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर एक लम्हे को सोचिए, चावल की कीमत भी 30% बढ़ जाती है। ऐसा होता है इस मुल्क में, चावल की कीमत पिछले 2 सालों में 30%, 50% बढ़ी है। इसी तरीके से दाल चने की, मसूर की, मूंग की, मकई की कीमतें 50% से ही बढ़ी हैं। ये वाक़या हुआ है इस मुल्क में 2 सालों में, 3 सालों में, जब महंगाई बहुत बढ़ी है, इनकी कीमतें भी बढ़ी हैं। लेकिन क्या कभी आपने उन पे प्रोग्राम देखा? नहीं देखा। तो क्या ये बैद नहीं है कि अगर इस वक्त इंपोर्ट की बात करने से मिल्स का फ़ायदा होना है, तो मुमकिन है वही इस मामले को और उछालते हैं। कभी कोई टीवी चैनल का प्रोग्राम देखा या ख़बरों में आपने दाल चने की ज़्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल क्या होता होगा आपके ख्याल में, दाल चना या चीनी? अच्छा, अगर आप मुझसे बाहर, गरीब चना खाता है, छोला खाता है, या गरीब चीनी खाता है ज़्यादा? सोचो इस बारे में। सब्जियां ज़ाहिर है। लेकिन मैं ऑनेस्टली, अगर आपने सवाल पूछा तो क्योंकि इससे पहले मैं न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुका हूँ, शोज़ के अंदर काम कर चुका हूँ, तो बहरहाल शोज़ तो हुए हैं। बिल्कुल हुए। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जब उनको इस बात पे शोर मचाना हो कि एक्सपोर्ट पे शोर मच जाए, तो एक्सपोर्ट पे शोर मच जाता है? लेकिन ये शोर नेचुरली भी तो हो सकता है, क्योंकि जिन शोज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसमें किसी की तरफ से वो नहीं था, वो हमने खुद ही। नहीं, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। पंजाब में 5 शुगर की बॉटलिंग कंपनीज हैं। एक बड़ी ब्रांड है जिसका हम अभी नाम नहीं दोबारा नहीं लेते, जिसकी 5 बॉटलिंग, यानी कि एक बड़ी ब्रांड है। वो ब्रांड उसने अपना बॉटलिंग का बिजनेस कुछ लोकल कंपनीज को दिया हुआ है, यानी कि वो सिर्फ फार्मूला बेचती है, कॉन्सेंट्रेट बेचती है, और बॉटलिंग जो है उसको बोतल में पानी के साथ मिला के, फार्मूले के साथ मिला के, जो बॉटलिंग का काम है वो कोई पाकिस्तानी कंपनियां करती हैं। वो 5 के 5 बॉटलिंग बिजनेसेस जो हैं पंजाब में, रहीम यार खान में एक है साउथ पंजाब के अंदर, वेस्टर्न पंजाब में मियाँ वाली पे शायद एक है, एक लाहौर का बिज़नेस है, एक नॉर्दर्न पंजाब इस्लामाबाद का एक बिज़नेस है, और एक केपी का बिज़नेस है मेरे ख्याल में। 5 के 5 बॉटलिंग बिजनेस जो हैं वो उन लोगों के पास हैं जिनका चीनी का कारोबार भी है। यानी कि एक हाथ से उनकी चीनी का कारोबार है, दूसरे हाथ से उनकी बॉटलिंग का कारोबार है। इस तरीके से बहुत सारे हैं जिनका एक हाथ से चीनी की फैक्ट्री है, दूसरे हाथ से बेकरी या शायद कन्फेक्शनरी का कारोबार है, या बहुत बड़ी बेकरीज की, या आप समझ जाइए इन चीज़ों, कन्फेक्शनरी की चेन है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि मैं अपने एक हाथ में मुनाफा करूं, यहाँ से चीज़ महंगी बेचूं, और यहाँ मुनाफा कम दिखाऊं, यहाँ नुकसान कर लूं? एक जगह मैंने पैसे बचा लिए, एक जगह मैंने थोड़ा पैसा बना लिया। क्या ये मुमकिन नहीं है? अच्छा, ये मुनाफे की बार बार बात हो रही है, तो मैं चाहूँगा अब इस पर बात हुई तो खुल के ज़रा हो ही जाए। कमिंग बैक टू दिस, तो जब हमें पता है, आपने खुद ने कहा कि ये पहली बार का नहीं है, हर बार साल ऐसे, मतलब साइकिल के बाद ऐसा ही होता आ रहा है, मतलब, और हमें पता है, खुद को पता है कि भाई उनका काम ही कमाना है, उन्होंने बेसिकली बिजनेस लगाया तो कमाने के लिए लगाए, और फिर हमें खुद को पता है कि भाई बहरहाल एक मुनाफाखोरी का एलिमेंट होता है। तो जब हम सबको ये बात पता है, हुकूमत को ये बात पता है, तो ये
हुकूमत इस मुनाफाखोरी को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? क्योंकि सच्ची बात है कि ये बड़ा मसला नहीं है। जब सर पे आ जाती है तो उस वक्त मजबूरी में फ़ैसला ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते इसके मुतालिक। फिर जब फ़ैसला ले लेते हैं, एक तो देते देर से हैं, बहुत देर से लेते हैं, हमेशा फ़ैसला देर से लेते हैं। और जब लेने के बाद उसके नताइज आने शुरू होते हैं 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में, तो फिर उस फैसले को जो दुरुस्त करना होता है उसमें मज़ीद टाइम लगा देते मतलब हैं। बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला किस सेंस में नहीं है? बड़ा मसला, हुकूमत के पास जो मसाइल इस वक्त देखने को हैं, अगर उनके पास IMF का मसला है, डॉलर का मसला है, टैक्सेस का मसला है, बिजली के नरखों का मसला है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है उसका मसला है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है ये बड़ा मसला है, शरह सूद बहुत ज़्यादा है इसका मसला है। इन तमाम मसलों में चीनी की कीमत बढ़ना या घटना बहुत बड़ा मसला नहीं है। एक पॉलिसी मेकिंग के लिए या पॉलिसी मेकर के लिए ये बड़ा मसला नहीं है। अंडे की कीमतें बढ़ जाए मैं मानता हूँ, आप कहें बड़ा मसला है क्योंकि अंडा प्रोटीन का ज़रिया है, सही बात है। आटे की कीमत बढ़ जाए मैं मानता हूँ बड़ा मसला है। चीनी की कीमत बढ़ना कैसे बड़ा मसला है? चीनी में किसी में इस्तेमाल होना है, शरबत में इस्तेमाल होना है, मिठाई में इस्तेमाल होना है ज़्यादातर। लेकिन हर घर का मसला है ना ये। हर घर का मसला आटा ज़्यादा है या चना ज़्यादा है, छोला ज़्यादा है, या घर का मसला घी की कीमत ज़्यादा है या तेल की कीमत ज़्यादा है या चीनी की कीमत ज़्यादा है? ये बताओ। हो सकता है क्वांटिटी में ज़्यादा यूज़ ना होती हो। आप बोलें कि भाई मिसाल के तौर पे सिर्फ एक सपोजिंगली 5 किलो आटा इस्तेमाल होता होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ते में हो सकता है सिर्फ 1 किलो चीनी इस्तेमाल होती हो। क्वांटिटी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल होती तो है ना। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे एक रोटी बनने में फॉर एग्जाम्पल कितने ग्राम आटा इस्तेमाल होता है, उसको अगर हम लोग कंपेयर करें 5 कप चाय में कितनी चमचे चीनी इस्तेमाल होती होंगी, तो उसमें जाहिर सी बात है क्वांटिटी में फ़र्क आता होगा, लेकिन उस चीज़ को बनने में उस चीज़ की उतनी ही क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। लेकिन बहरहाल जिस तरह फॉर एग्जाम्पल दिन में इंसान 2 दफ़ा खाना खा रहा है, 3 दफ़ा खाना खा रहा है, तो हो सकता है दिन में बहुत ज़्यादा नहीं तो 2 दफ़ा चाय भी बन रही है। अब वो अलग बात है कि उसमें बनने में 2 चम्मच इस्तेमाल हो रही है, उसमें 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम आटा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हर घर की ज़रूरत तो है ना। हम क्वांटिटी से इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं सवाल को घुमा देता हूँ। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं वोट देता हूँ, ये हुकूमत ये मुल्क सब मेरा है। मैं क्या चाहूँगा कि मेरी हुकूमत जो कि मेरे पैसे पे चल रही है, मेरे टैक्स के पैसे पे चल रही है, वो अपना ज़्यादा वक्त बिजली की कीमतों पे गुजारे, ये कम कैसे होंगे इन पे अटेंशन दे, या ज़्यादा वक्त इस बात पे निकाले कि चीनी की कीमत कैसे कम होगी। बिजली का नर्ख 5 रुपये से बढ़ता है फ़ी यूनिट, 10 रुपये से बढ़ता है, ये मेरी जेब पे ज़्यादा भारी है बनिस्बत ये चीनी की फ़ी किलो कीमत 25 रुपये से बढ़ जाए। इस बात को सोचो ज़रा। अगर मैं एक एवरेज पाकिस्तानी हूँ और मेरे घर में 250 यूनिट भी इस्तेमाल होते हैं, 1000 यूनिट की बात नहीं कर रहा, और बिजली का नर्ख 10 रुपये फ़ी यूनिट से बढ़ जाए, ये पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा बड़ा मसला है बनिस्बत इसके कि चीनी की कीमत फ़ी किलो 25 रुपये से बढ़ जाए। इस बात पे गौर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि चीनी की कीमत 25 रुपये से बढ़ना जस्टिफाइड है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मसले को अटेंशन कम मिलती भी है और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि अटेंशन कम मिलती है तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि क्योंकि वो उस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते, तो वो अच्छे फ़ैसले नहीं कर पाते। वो अच्छे फ़ैसले नहीं कर पाते तो मिल्स इनका मुकम्मल फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि वो इस बिज़नेस को अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, 12 महीने में क्या होने वाला है, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में कीमत कहाँ जा रही है, एक्सपोर्ट की बात कब करना उनके फ़ायदे में है, कब करना उनके फ़ायदे में नहीं है, कब इंपोर्ट की बात करना फ़ायदे में है, कब इंपोर्ट की बात करना उनके फ़ायदे में नहीं है, वो सब जानते हैं। तो आप बराह करम उनके हाथों में खेलना बंद करें। अगर वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और मैं इस बात पे यकीनन आपके साथ हूँ कि वो 100% मुनाफाखोरी करते हैं, वो सिर्फ एक तरीके से मुनाफाखोरी नहीं करते। मैंने आपको बॉटलिंग की मिसाल दी, मैंने आपको बेकरी चेन्स की मिसाल दी, मैंने आपको ये बताया कि जब कीमत बढ़ती है सिर्फ तब मुनाफाखोरी नहीं करते, जब कीमत गिरती है तब भी मुनाफाखोरी करते हैं। तो इस सब मसले का हल ये नहीं है कि आप उनको पकड़ते में दौड़ उनके पीछे दौड़ते रहें कि कहीं से उनकी गर्दन आपके हाथ में आ जाए। इस मसले का हल ये है कि आप सप्लाई और डिमांड को खोल दें ताकि एक्सपोर्ट होती है हो, लेकिन उस एक्सपोर्ट को बराबर करने के लिए इंपोर्ट की लाइन भी खुली हो, नंबर 1। नंबर 2 ये, जब मार्केट में चीनी के सब्स्टिट्यूट आएंगे, यानी कि वही चीज़ यानी कि पूरी पाकिस्तानी कंज्यूमर या पाकिस्तानी मार्केट सिर्फ गन्ने के चीने पे नहीं डिपेंडेंट होगी, सिर्फ उस पर मुनस्सर नहीं करेगी, बल्कि वो मकई वाली चीनी भी इस्तेमाल कर सकती है,
चावल की बनी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकती है, बीटरूट की बनी हुई चीनी इस्तेमाल कर सकती है, तब इनकी प्राइसिंग पावर टूट जाएगी। अभी इनके हाथ में मार्केट है। अच्छा सर, आपने कहा कि हुकूमत गलत फैसले करती है और आपने बताया कि भाई अटेंशन इस मसले को कम मिलता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हुकूमत के फैसले गलत करने के पीछे क्या वजह सिर्फ यही है कि इस मसले को अटेंशन कम मिलती है, या ये जो कहा जाता है कि 40 से 50% जो मिल्स हैं वो हमारे सियासी घरानों की है, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत के फैसले गलत करने के पीछे ये गलती से नहीं हो जाते बल्कि दानिस्ता तौर से भी ये गलत फैसले किए जाते हैं? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान में कौन सा बड़ा कारोबार या कौन सी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ताने बाने सियासतदानों से नहीं मिलते या ताकतवर हलकों से नहीं मिलते? तो सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में अक्सर इंडस्ट्रीज़ में जो फ़ैसले होते हैं वो इंडस्ट्री और बिज़नेस के मालिकान के हक़ में होते हैं, क्योंकि तमाम ही मालिकान तकरीबन 80% 90% अगर कहना चाहें आप, तो किसी ना किसी लेवल पे अगर एक इंडस्ट्री, मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, नाम लेते हैं फर्टिलाइज़र का। फर्टिलाइज़र में 2 बड़ी कंपनीज़ हैं, एक सियासी है, सियासी तो नहीं है लेकिन ताकतवर हलकों से ताल्लुक़ रखती है, सही समझ। दूसरी है जो कि नहीं रखती। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र की कीमत को सेट करने में, फर्टिलाइज़र एक कमोडिटी है, चाहे उसके नर्ख बढ़ाएं या उसकी जो रॉ मटेरियल है गैस, उसकी कीमत कम हो जाए, ऐसा कोई भी फैसला जिससे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा उससे पूरी इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा, यानी कि जो ताकतवर हलकों से ताल्लुक़ नहीं भी रखती है कंपनी या बिज़नेस, उनका भी फ़ायदा हो जाता है। तो पाकिस्तान में ताकतवर हलके या सियासी हलके या सियासी ख़ानदान या खानवादे या उनके घर वाले हर इंडस्ट्री में मौजूद हैं। मतलब फ़ायदा हो जाना अलग है, नाजायज़ फ़ायदा हो जाना अलग है ना। टेक्सटाइल, चीनी, स्टील, सीमेंट हर जगह मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, ये वो तमाम जगह जायज़ नाजायज़ हर किस्म के फ़ायदे उठा रहे हैं। तो चीनी इस मामले में बहुत अनोखी नहीं है। ये बात दुरुस्त है, मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, पब्लिश भी किया है, कि 45 से 50% चीनी जो प्रोड्यूस होती है वो सियासी या सियासतदानों से रिलेटेड घराने जो हैं, ससुराल, समधी, समधियाने, इस किस्म के करके रिश्तेदारी भी है। बहुत जगह ऐसा नहीं होता कि चीनी डायरेक्ट किसी सियासतदान की हो या नवाज़ शरीफ की हो, दरदारी की हो। असल में तो नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान की जो अपनी शुगर मिल्स हैं वो बहुत छोटी हैं या बहुत कम रह गई, या उनकी जो पैदावार है बहुत थोड़ी है, उनका मार्केट पर कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस ख़ानदान के जो 10 समधियाने हैं वो तमाम इन कारोबार में हैं। परवेज़ इलाही अगेन बड़ी अपनी शुगर मिल बेच चुके, ख़त्म हो गया वो कारोबार, छोड़ दूँगा, लेकिन ससुराल समधियाना उस कारोबार में है। एक वाहिद शख्स है सियासतदान जो रह चुका है जिसका बहुत बड़ा शुगर इंडस्ट्री में फुटप्रिंट है, वो जहांगीर तरीन है, लेकिन अक्सर लोग आपको ये बताएंगे कि उसका कंडक्ट जो है वो अबव एंड बियॉन्ड है, वो अप एंड अप काम करता है अक्सर औकात 80%, यानी कि उस बेहतर लोगों में शुमार होगा इंडस्ट्री में जो कंडक्ट जो है। मसला सिर्फ सियासतदान या रिलेशन का नहीं है, मसला ये है कि इस रिलेशन की वजह से आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, मुमकिन है कि सियासतदान बराह रास्त फ़ायदा ना उठाते हो, लेकिन अगर मैं एक इंडस्ट्री, एक बिज़नेस, एक मार्केट में कारोबार करता हूँ तो मैं आपके सारे भेद जानता हूँ और आप मेरे सारे भेद जानते हैं। तो मैं बहुत अक्सर औकात आपको, आपकी रिक्वेस्ट को, आपकी ख्वाहिश को मना भी ना कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं मना कर दूंगा तो आप मेरे भेद लीक करना शुरू कर देंगे कि मैंने पैसे कैसे बनाए थे, मैं टैक्स चोरी करता, टैक्स तो कहीं चोरी नहीं करता, मैं कहीं किसानों की पेमेंट रोकता तो नहीं हूँ, मेरी फैक्ट्रियों में और कोई इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा, कहीं वेज बोर्ड नहीं दिया जा रहा, कहीं और कोई चोरी हो रही है, बिजली की चोरी हो रही है, मैंने शुगर मिल के अंदर शायद स्टील का प्लांट भी लगाया हुआ है। ये तमाम बातें जो हैं, असल में मसला ये है, मसला गवर्नेंस का और प्रैक्टिस का है। और इन तमाम चीज़ों का अगर मैं परसेंटेज वाइज आपसे पूछूं तो कि एक फैसला सही गलत होने में इन तमाम फैक्टर्स का, सियासी और ये जो अभी आपने तमाम चीज़ें बताई हैं, इसका परसेंटेज वाइज अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो कितना होगा मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट में डायरेक्टली अगर हम सियासतदानों का नाम लें तो इस वक्त हुकूमत में जो सियासतदान हैं, PMLN, शरीफ ख़ानदान, पीपल्स पार्टी, ज़रदारी ख़ानदान, इन्होंने एक्सपोर्ट से बराह रास्त बहुत फ़ायदा नहीं उठाया।
इस साल जो एक्सपोर्ट हुई है, इनका एक्सपोर्ट से बराह रास्त ज़्यादा फ़ायदा और है। आप कैसे कह रहे हैं? उनके जो फिगर्स जो हैं अवेलेबल हैं कि उनकी पर्टिकुलर मिल्स ने, उनकी पर्टिकुलर कंपनीज़ ने कितनी एक्सपोर्ट की है, ये फिगर्स अवेलेबल हैं। लेकिन क्या उस एक्सपोर्ट के नतीजे में जब लोकल मार्केट में कीमत बढ़ गई तो क्या सबका फ़ायदा हुआ? समझे बात? जब एक्सपोर्ट की इजाज़त हुई, फ़र्ज़ करें जो टॉप 3 या टॉप 5 या टॉप 10 मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर्स थे, उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी। मुमकिन है उनमें से बहुत सौ का सियासतदानों से बहुत गहरा ताल्लुक ना भी हो, लेकिन एक बार जब एक्सपोर्ट हो गई और कीमत 125 से 200 पे पहुंच गई तो क्या फिर सबका फ़ायदा हुआ बराबर का? क्योंकि अब लोकल मार्केट में सब 150 पे बेच रहे हैं, 175 पे बेच रहे हैं, 200 पे बेच रहे हैं, तो फ़ायदा फिर सबने उठा लिया। तो ये ऐसे होता है। सही। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी बस टुवर्ड्स द एंड, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि एक लफ्ज़ हम सुनते हैं बार बार, शुगर माफिया, शुगर माफिया। तो अगर आप हमें इस चीज़ को समझा सकें कि इस टर्म के पीछे मतलब कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, वो किस किस तरह काम करते हैं और अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है? शुगर माफिया बेसिकली क्या है? देखिए, शुगर माफिया सिर्फ शुगर मिल नहीं है, शुगर मिल जिसको चीनी बेच रही है वो भी है। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्क्रूज या जुल्म ये है कि ये 100% डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है कहने को, क्योंकि मिल जितनी भी पेमेंट किसान को करती है वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए करती है। मिल तकरीबन अपनी जितनी चीनी की पैदावार होती है उसका 80 से 90% पैसा या उसकी फाइनेंसिंग बैंक के कर्जे से करती है। यानी कि बैंक को पता है, स्टेट बैंक को पता है, सबको पता है कि कितनी चीनी कब बन रही है और कब तक वो गोदाम में पड़ी हुई है, इसमें कुछ नहीं छुपा हुआ। लेकिन जिस लम्हे वो चीनी बिकती है और मार्केट में आती है, तो चाहे वो जूस बनाने वाली फैक्ट्री ख़रीदे, चाहे मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री ख़रीदे, चाहे कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री ख़रीदे, कभी भी चीनी डायरेक्ट मिल से फैक्ट्री को नहीं बिकती, कन्फेक्शनरी को नहीं बिकेगी, बीच में एक मिडिल मैन को बिकती है। जब वो मिडिल मैन को बिकती है तो कितनी चीनी फ्रॉम ए टू बी जा रही है, फ्रॉम ए टू सी जा रही है, कितनी रह गई पीछे, कितनी मिडिल मैन के पास है, कितनी होलसेल मार्केट में फ्लोट कर रही है, कितनी जोड़िया बाज़ार में है, कितनी अकबरी मंडी में है, ये नहीं पता चलता। ये वो इंडस्ट्री है जो किसान टू मिल फुली डॉक्यूमेंटेड है, फिर डॉक्यूमेंटेशन से बाहर निकलती है और ओपन मार्केट में, ट्रेडर होलसेलर मार्केट में चली जाती है, जोड़िया बाज़ार में चली जाती है। फिर जोड़िया बाज़ार से ये जाती है बैक टू इंडस्ट्री, जिसमें आपके बड़े बड़े नाम हैं, एमएनसीज़ हैं, बॉटलिंग कंपनीज़ हैं, जूसेस बनाने वाली कंपनीज़ हैं, कन्फेक्शनरी है, बिस्किट है, सब कुछ है। तो ये जो मिडिल मैन है ना, ये अक्सर औकात या तो इनका बंदा होता है या इनका बंदा होता है। यानी कि ये मुमकिन है कि मैं अपनी चीनी मिल से बेच दूँ 150 रुपये में टू द मिडिल मैन, और फिर मिडिल मैन मुनाफाखोरी करे 200 रुपये की बेचे आगे, और असल में मिडिल मैन वो मेरा आदमी है या मेरा ही कोई दूसरी कंपनी है या मेरा ही दूसरा एक अकाउंट है और मैं पैसे वहाँ कमा रहा हूँ। तो ये जो जानबूझ के अनडॉक्यूमेंटेशन रिवर्स हो रही है डॉक्यूमेंटेशन, ये मसला है। तो क्या वजह है कि अगर हुकूमत इस इंडस्ट्री को ठीक करना चाहती है तो वो ये कोई कदम क्यों नहीं लगाती कि भाई शुगर मिल भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरी वाले, बेकरी वाले, बिस्किट बनाने वाले, टॉफ़ियाँ बनाने वाले, बोतलें बनाने वाले, जूसेस बनाने वाले, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैं। ये आपस में कारोबार क्यों नहीं करते डायरेक्ट? ये आपस में ट्रेड क्यों नहीं करते? ये क्यों मिडिल मैन के पास जा रही है? आप क्यों मिडिल मैन से ख़रीद रहे हैं? आप क्यों मिडिल मैन को बेच रहे हैं? उसके पास कहाँ से इतना कैश आ रहा है? वो तो बैंक से ही बोरो नहीं करता और वो कच्ची रसीद पर ख़रीदता है, मार्केट में कच्ची रसीद में माल निकल जाता है, फिर वो माल वो अपनी कीमत बढ़ाता चला जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। अच्छा सर, इससे मुझे एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि क्या वजह है कि हमारे सियासी ख़ानदानों का सबसे फेवरेट बिजनेस शुगर का बिजनेस है? ये चीनी का बिजनेस ही क्यों सियासी ख़ानदानों को पसंद आ रहा है? क्योंकि इसमें कदगनें बहुत सारी हैं, तो जहाँ कदगनें होती हैं वहाँ ताकत होती है, क्योंकि वहाँ कंट्रोल होता है। जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है वहाँ पे डिस्क्रेशन आ जाती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन को मैं लूज़ करूँगा या ढील मैं दूंगा अपनी मर्ज़ी से। जहाँ मर्ज़ी का एलिमेंट आता है वहाँ कंट्रोल का एलिमेंट आ जाता है। क्योंकि गन्ना बहुत बड़ी फसल है और बहुत भारी फसल है और ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो जिस इलाके में गन्ना लगता है वहाँ का किसान
मिल के रहमो करम पे होता है। तो अगर वो मेरे रहमो करम पे है तो फिर वो मेरे कंट्रोल में भी है। फिर अगेन जिस इलाके में मिल लगती है, आप और मैं जाके आज रहीम यार खान में मिल नहीं लगा सकते। मैं 1 करोड़ क्या, मैं बाहर से SIFC 10 अरब की भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना ले आए ना, मैं रहीम यार खान में मिल नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मिल की परमिशन जो है वो हुकूमत देगी। मिल लग शेष सिर्फ शुगर मिल के केस में है, ये और किसी केस में नहीं है। क्योंकि शुगर मिल की परमिशन लगाने की परमिशन हुकूमत देगी, तो अगेन हुकूमत के हाथ में ताकत आ गई। क्योंकि इस कारोबार में पैसा और मुनाफाखोरी ज़्यादा है, तो ये लाइसेंस लेने के लिए अगेन ताकत हाथ में है कि जिसके हाथ में पैसा होगा वो पैसे खिलाएगा लाइसेंस लेने के लिए। इस लाइसेंस के ऊपर लड़ाइयाँ होंगी। इस लाइसेंस के ऊपर बाकायदा 2016, 17, 18 में पंजाब में जंगें हुई हैं। यानी कि एक ख़ानदान ने फैक्ट्री लगा दी थी पैसा हुकूमत को खिला के, फिर दूसरा ख़ानदान जब क्योंकि उसके इलाके में मिल लग गई तो वापस कोर्ट में गया, उसने वहाँ जज खरीदे मिलें बंद करने के लिए, और इसके पीछे बैंक में कर्जे डूब गए बड़े बड़े। ये बहुत पैसे वाला बिजनेस है। इसमें ताकत को तोड़ने का वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया, डिमांड रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोलें, और चीनी सिर्फ गन्ने से ना बनने दें, चीनी हर चीज़ से बनने दें। जब उसके मुकाबले में 10 चीज़ें और खड़ी होंगी, उसकी प्राइसिंग पावर टूट जाएगी। सर आपके पास कोई डेटा मौजूद है ये जो सियासी खानदानों का, कि उन्होंने कितने अरसे में कितना कमाया एंड ऑल दैट, सबसे ज़्यादा किसने कमाया? देखो, जिसका सबसे बड़ा कारोबार है 20%, जिसका हिस्सा है इंडस्ट्री में 20 तो नहीं है, 17% है, बट लगभग 20 वो JKT है, जहांगीर तरीन। लेकिन बाकियों के मुकाबले में असल में सच्ची बात यह है कि उसका बिज़नेस करने का तरीका, उसकी प्रैक्टिसेस बेहतर हैं, वो किसानों का इस्तेसाल नहीं करता। तो ये एक एलिमेंट है, हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सियासी खानवादों पे मत जाएं, इस बात पे जाएं कि इनका ताल्लुक़ किससे है, ये किसके वोटर हैं, ये किसके स्पॉन्सर हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे बड़े शुगर मिल ओनिंग कंपनीज़ या ओनिंग फैमिलीज़ हैं जिनका बज़ाहिर आपको कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आएगा, लेकिन या तो वो किसी TV चैनल के, किसी सियासी पार्टी के बड़े स्पॉन्सर होंगे, या उनके बहुत बड़े वोटर होंगे, या उनके ख़ानदान में कोई दूर परे का रिश्ता ताल्लुक़। आपने कहा कि इस पर ना जाए कि कौन बिज़नेस कर रहा है, ये देखें कि बिज़नेस सही कर रहा है या नहीं, बेसिकली इन शॉर्ट ये भी एक। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बड़े पैमाने पर बात करें तो कौन ऐसे हैं जो कि इस्तेहसाल कर रहे हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इस्तेहसाल हुकूमत कर रही है। गलत पॉलिसी को घसीट के, नंबर 1 पॉलिसी ख़त्म कर दें, ये सब लाइन पे आ जाएंगे। नंबर 1 वो पॉलिसी जो मैंने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कही। दूसरी पॉलिसी ये जो लाइसेंस राज है, सबको मिल लगाने दें, हर चीज़ से चीनी बनने दें। नंबर 3 ये जो मिडल मैन है बिटवीन मिल एंड इंडस्ट्री, जो कि यानी कि जूस बनाने वाली इंडस्ट्री, बिस्किट, कन्फेक्शनरी, टॉफ़ियाँ, अंडे बनाने वाली, चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री, ये मिडल मैन से ख़रीदना बंद करें, ये डायरेक्ट ख़रीदें, किसी कमोडिटी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करें। ये इनकी आपस में परचेज़ एंड सेल जो है वो बैंक के ज़रिए हो, और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हो, ताकि पता हो कौन कितनी चीनी ख़रीद रहा है। सही। सर लास्ट क्वेश्चन बस, व्हाट्स नेक्स्ट? आपको क्या होता हुआ दिख रहा है और क्या होना चाहिए? हमें चाहिए हम बर्दाश्त करें, और चीनी अगर अगले 3 महीने चीनी की कीमत बढ़ती है उसको बढ़ने दें। इस वक्त इंपोर्ट अलाउ करना किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और होता हुआ क्या दिख रहा है आपको? हो जाएगी। और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमेशा ये 2 महीने 3 महीने इंपोर्ट अलाउ करेंगे, मुश्किल से $100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर की चीनी आएगी, जिसका हमारे ख़जाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका अफेक्ट किसानों पे ये होगा इनडायरेक्ट कि चीनी की कीमत टूटेगी, गन्ने की कीमत टूटेगी, किसान नुकसान पे गन्ना बेचेंगे, फिर नुकसान में जाएंगे, उनका एहसास होगा। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्या ये बस ये जो भी हुआ है, क्या ये बस इस बार आखिरी बार हुआ है? आपको क्या लगता है, या फिर हो सकता है 2-3 साल बाद हम लोग फिर बैठे हो इसी पे बात कर रहे हैं? अगर आप और हम बार बार सही सवाल और सही सवाल के सही सवाल पे सही नुक्ते उठाएंगे तो होपफुली तब्दीली आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।